को दहशतगर्द की निगाह से, जहाजियों की निगाह से देखा जाता है। एयरपोर्ट पे आप चले जाए तो किस तरह हमें ट्रीट किया जाता है आपके सामने है। इवन कि मैं बात करूं तो यूके में कई ऐसी मसाजिद हैं जिनको ताले लगा दिए गए और वहाँ पे मंदिर खोल दिए गए हैं। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत ने एक फैसला ले लिया कि वो अमेरिका को दवाएं नहीं भेजेगा, असली झटका अमेरिका को लगेगा, जहां लोगों को वही दवाएं 3 गुना कीमत पर खरीदनी पड़ेंगी। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहां पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। असल में अब भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं, अमेरिका के लिए एक निर्भरता बन चुका है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कुल जेनरिक दवाओं में से 33% से ज्यादा भारत से आती है। तो ये इंडिया का इतना नैरेटिव क्यों स्ट्रॉन्ग है? 2.25 करोड़ लोग हिंदी और उर्दू पे ग्रिप रखते हैं। इनको ये ठेका मिला था कि ये माइंडसेट बनाना है। मैंने और आपने पहले दिन जो प्रोग्राम किया था वो यही कहा था कि इनसे टक्कर है। माइंडसेट टू माइंडसेट हम टकराए थे। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक, याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकोनॉमी वाइज, हर चीज़ वाइज। जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों। अब कई बार ऐसा लगता है कि यूएस के साथ जब हम बिजनेस करते हैं तो हम अच्छे खासे प्लस में रहते हैं, हम अच्छे खासा यहाँ पर सरप्लस एंजॉय करते हैं। लेकिन इस टाइप की सिचुएशन में ट्रम्प सिर्फ यही सोचता है कि अगर मान लीजिए इंडिया इतना बेनिफिट ले जाता है तो हमें कुछ उस पर टैरिफ डेफिनेटली लगाने चाहिए। और दूसरी टैक्टिक भी है प्रेशर करने की कि भाई हमें इंडिया का मार्केट मिल जाए, अगर यहाँ पर प्रेशर करते हैं तो यहाँ से हमें मार्केट मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन अमेरिका भूल जाता है कि इंडिया के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिया ने वो सप्लाई बंद कर दी ना तो फिर अमेरिका बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है दवाइयों की। अब यहाँ पर जो जितनी जेनरिक दवाई चल रही है वो वहाँ से 35 से 40% जो दवाई है वो इंडिया से आती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन कम नहीं है, 33 से 35 करोड़ पॉपुलेशन है। और जब वहाँ पर जो दवाई की खपत होती है उसमें से अगर मान लीजिए 35 से 40% की दवा जो इंडिया से आती है तो बहुत बड़ा नंबर है। वो रातों रात फिल नहीं कर पाएंगे किसी और जगह से। तो कहने का मतलब ये है, इंडिया के पास भी कई सारे हथियार हैं, स्ट्रॉन्ग हथियार है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी
यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खास तौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में जिनका ये से है। चाइना जो है जैसा मैंने आपको बताया 20 ईयर से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है डिस्पाइट दैट यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो चलती रही और उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दौरान भी जो है वो सही चलता रहा, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन फिर सप्लाई चेन जो है जिस तरीके से उसमें हमने देखा गैप आया, फिर जो कोविड के सिलसिले में वो सारा कुछ रहा और फिर भी चाइना जो है वो सप्लाई देता रहा और वो करता रहा। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये स्टेप्स हैं। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो हैं जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना, फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इंपैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें। और फिर ये है कि और भी इसमें कुछ काफी जो डिटेल्स हैं वो आई हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तरफ जो मैंने कहा। मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है, जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे। 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया wants to be the pharmacy of the world, but first it must beat China। मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने, जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, उसके बावजूद
जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि ईरान जिस तरह पाकिस्तान या कोई भी एक सॉवरन मुल्क है, उसका इख्तियार है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो मेंटेन करे किसी मुल्क के साथ भी, और ईरान और भारत के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे, कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के खिलाफ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था। अगर हमारे इनके साथ ये हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कसूर या पाकिस्तान का, ये सारा कसूर या ईरान का है, नहीं, दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बट व्हाट द थिंग इज कि इसके ऊपर हम काबू क्यों नहीं पा रहे? एक जैसे कहते हैं कि जो ट्रस्ट गैप है बहुत बड़ा, ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? उसकी क्या वजूहात है? कोई लोग इसको इंडिया के साथ जोड़ देते हैं कि जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो उनके आने के बाद, डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा शायद नहीं है। मतलब एक बात करना और है, लेकिन हकीकत इससे अलग होती है। बट जो चीज़ें चली हैं या जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी नहीं है। ना इस रीजन के लिए अच्छी है और ना पाकिस्तान ईरान के लिए अच्छी है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ होता है। और थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं, मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान के लोग वहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें बलूचिस्तान में अगर जो लोग गए हैं वहाँ पे आपको मोस्टली खाने पीने की चीज़ों से लेके और इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती है घरेलू इस्तेमाल की, बर्तन, ब्लैंकेट्स, कपड़े, ये सारे आपको ईरान के बने हुए मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की तक की चीज़ें आपको ईरान की बनी हुई मिलेंगी। ब्रेड तक वहाँ से आता है, फ्रूट्स तो खैर बहुत सारे पाकिस्तान में आता है, लेकिन ये वाली चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर उनकी इस्तेमाल होती है। शायद अफ़गानिस्तान में भी कुछ जो इलाके, जो बॉर्डर्स लगते हैं उनके, वहाँ पे शायद होता हो, लेकिन बलूचिस्तान में एक बड़ी स्केल पे ये सारी चीज़ें हो रही। तो बजाय इसके कि हम ताल्लुकात को बेहतर करें, आखिर ये कौन लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं? ये मतलब 9 लोगों को किसी जगह पे मारना कोई मामूली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब थोड़ी-सी टेंशन कूल डाउन हुई है, उस दिन ये वाक़या हुआ है। ये बात बड़ी हैरानकुन और परेशानकुन है। यानी इसका मतलब है कि जो हालात थोड़ा सँभला पा रहे थे, उसको दोबारा से ख़राब करने की कोशिश भी हो रही है। दूसरी बात, मैंने कहा कि हमारे आपस में ट्रस्ट डेफ़िसिट भी बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रस्ट होता तो फिर शायद आपस में बात की जाती, या और मसले मसाइल जिस तरह बाकी दुनिया में होता है। इंडिया कनाडा का हमने देखा, वो टेंशन तो खैर बहुत बड़ा, लेकिन अमेरिका इंडिया का हमने देखा तो उसको उन्होंने आपस में जिसे कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन चीज़ों को बहुत हद तक जिसे कहते हैं कि वो कूल डाउन किया, यानी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया गया। ये चीज़ें हम पाकिस्तान या फिर ईरान या फिर अफ़गानिस्तान हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये बड़ा एक सवाल है, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें कामयाब क्यों नहीं होते? अनफॉर्चुनेटली सबको एक अच्छी नेबरिंग हुड की ज़रूरत है, लेकिन अफ़सोस के साथ कि ऐसा हो नहीं पा रहा, और शायद हम और लोगों को जो ये ख़राब करना चाहते हैं, इसमें मज़ीद बदतरी लेके आना चाहते हैं, उनको मौक़े देते हैं। पाकिस्तान के मतलब फ़ोर्सेस के भी बहुत सारे लोग बलूचिस्तान साइड पे मौजूद है, इसी तरीके से ईरान साइड पे भी उनकी फ़ोर्सेस, उनकी इंटेलिजेंस मौजूद होती है। फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ों का होना बहुत अफ़सोसनाक है। लेकिन और ये तब तक होता रहेगा जब तक एक दूसरे के साथ ये जो ट्रस्ट का मसला है, जो ट्रस्ट का फुक़दान है, ये ख़त्म नहीं होता या कम नहीं होता। ये चीज़ें ख़त्म होना बहुत मुश्किल बात है। और जो जलील गिलानी साहब हैं, उन्होंने एक बात की है कि हम नफ़रत की इस चीज़ों को नहीं मानते, कि उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि होलनाक और काबिल नफ़रत वाक़या है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। तहकीकात भी की गई या हो रही हैं। ये लोग वर्कशॉप में, वहाँ के लोकल वर्कशॉप में ये लोग मज़दूर थे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, अब वो उन्होंने एक शर्त लगा दी है
यार ये क्या कह सकते हैं। तो जब ये इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश मोहम्मद है पहले तो उन्हें बैन करो। चीजें बैकफायर करती हैं। ये कूड़े के ढेर में पैदा होते हैं, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस एरिया को टेक ओवर करने की एक कोशिश करते हैं। 1400 सालों से यही चल रहा है। IMF क्या कर रहा है? अब IMF उनको कह रहा है कि हम कोई बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर हम हमेशा आके जब इनसे कोई चीज मांगते हैं तो ये फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे। तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश-ए मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। Why are we asking the Americans for weapons which A we can't afford? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है कि 45% पाकिस्तानी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन रह रहा है। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाई के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान का कोई भी मंत्री अगर कहीं पर भी जाता है और उसकी किसी भी क्षेत्र में बात होती है, या फिर मान लीजिए IMF से बात होती है, या फिर किसी भी तरीके की बात होती है, तो अब इंटरनेशनल जो लॉबी है या फिर क्या कि इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशंस है वो सब यही पहले क्वेश्चन करते हैं कि भाई सबसे पहले ना आप जो ये आतंकवाद वाली सिचुएशन करते हो ना उसको सबसे पहले बंद कर दो, क्योंकि आपका पैसा जो हम आपको देते हैं, चाहे वो कोई कंट्री दे दे या फिर कहे कि IMF जैसी संस्था दे दे, अब होता यह है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग वहाँ चली जाती है, मतलब आतंकवादी संगठनों के पास। अब ऊपर से ISI और ये पाकिस्तानी आर्मी भी उसमें से पैसा खा लेती है। अब जो भी हो, लेकिन आए दिन अब सारे कंट्रीज़ या फिर सारी संस्थाएं अब कहने के लिए मजबूर हो चुकी है कि भाई सबसे पहले आप अपना ये जो पूरा तामझाम फैला कर रखा है उसको बंद करो और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो, तब जाकर कुछ होगा। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ये कल कुछ कांग्रेशनल मेंबर से मिले हैं, मगर ये आसान नहीं होता मिलना, चीजें बैकफायर करती हैं जो की गई। एक तो जब ये इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश-ए मोहम्मद है जिसने डैनियल पर्ल को, जो इन्हीं का कंस्टिट्यूएंट था, कहता है उसने जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, पहले तो उन्हें बैन करो, और फिर जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो बाकी अकलियतों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदियों के साथ हो रहा है, उसको सही करो और अपना जो है अपना घर पहले सही करो। तो ब्रैड शर्मन वो ये साहब हैं, दिस गाय who Bilawal met. This is this guy Brad Sherman right here, right next to Khurram Dastagir. This guy, old white guy in the middle. ये है ब्रैड शर्मन जिसने बिलावल को मीटिंग करके बातें सुनाई है, और फिर बाद में सिंध में भी बिलावल को बातें सुनाई है। ये इनकी मीटिंग हुई, मगर फिर सिंध में लोगों को जो उठाया जा रहा है, वाटर राइट्स का जो क्राइसिस है, अगवा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, सिंध में भी एक ह्यूमन राइट्स क्रैकडाउन चल रहा है, उस पे भी ब्रैड शर्मन ने वॉशिंगटन में बैठ के बिलावल को बातें सुनाई। है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद जमानत मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन, और इंडिया में लोग इनको काफ़ी हॉस्टिलिटी से देखते हैं। इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही ख़त्म होगी,
मगर बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम में बीच में छोड़ के चली गई। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देती। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज फिर से आती हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूंगा। वो ना सिर्फ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज़्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे फिर कभी बात हो। बहरहाल उन्होंने जो हिंदुस्तान के हवाले से बात की, मैं एक-एक करके उनके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। मैं एम्बेसडर साहिबा को कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के अवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड होते हैं। नीडलेस टू से कि उनको सेलेक्ट कौन करता है टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूँगा कि वो बार बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 ईयर्स। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहाँ के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर ला के बिठाए हैं। उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया। बांग्लादेश अफगानिस्तान दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। और यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिली जिसमें यूएनएससी ने टीआरएफ को पहलगाम हमले का जिम्मेदार माना है। यूएनएससी ने यह कहा कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं है। पहलगाम हमले पर यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। For the first time, the United Nations report mentions the resistance front, TRF. The Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. और जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, भारत को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था। भाड़ में जाए सब अंतरराष्ट्रीय ताकतें क्या कहती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है। दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो कुछ हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। पहलगाम का वाकया हुआ, इंडियन मीडिया रीच टू द कंक्लूजन पाकिस्तान ने करवाया। इन चारों ने बैठ के ये पूरा प्लान कंसीव किया और
ये 4 लोग जो थे ये इसके बारे में जानते थे, और इवन हमारी फौज के जो दूसरे कोर कमांडर्स थे। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, और इससे पहले कि बांग्लादेश एक पूर्ण इस्लामिक कंट्री हो जाए, भारत को सख्त कदम उठाने होंगे। बहुत ही सीक्रेटिवली ये पूरा प्लान तैयार किया गया और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले वीडियोस में हमने टीआरएफ के बारे में बात की थी, द रेजिस्टेंट फोर्स। अब ये लश्कर तोयबा जैसे आतंकवादी संगठन जब पूरी दुनिया में नप चुके हैं कि भाई ये आतंकवादी संगठन है वगैरह वगैरह उस टाइप की बात, तो उसके बाद उन्होंने एक अपना अलग से संगठन बनाया और जिसका नाम दिया टीआरएफ। और उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ था, जहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि अब जो है वो यूएन की तरफ से भी इसको बता दिया गया है कि भाई हाँ ये पाकिस्तानी सपोर्टेड था। हालांकि टीआरएफ को भी बैन कर दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए पाकिस्तान की मदद ना होती, पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान की लश्कर या फिर कहे कि लश्कर तोयबा की अगर मदद ना होती तो ये चीज़ हो नहीं पाती। मतलब ये पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था वो जो मैसेकर हुआ था उसके बारे में। अब देखिए, पता नहीं मतलब कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना, वो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई आखिरकार कोई कंट्री ऐसा कैसे कर सकता है। अमेरिका फिर भी अभी भी पाकिस्तान का कई मामलों में सपोर्ट कर रहा है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि पूरी दुनिया के आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। बस बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया, जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस। कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए, जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की, अंडर व्हाट लॉजिक। हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर बलूचिस्तान की भी बात है। देखिए खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक 1 फोन कॉल। सर आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई। शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। अब देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? छोटा मुल्क से क्या मुराद है?
सर पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स। मेज पे बैठ के हल किया जाएगा। ये फरवरी में होता है, लाहौर डिक्लेरेशन, वाजपेयी जी आते हैं और हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बढ़ने का जो अमल है उसका आगाज होता है बाकायदा तौर पे, और फिर वो चले जाते हैं वापस। मार्च का महीना ये प्रेपरेशंस करते हैं। अप्रैल 99 में हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस शुरू हो जाती हैं और प्राइमरीली इसमें हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो हिस्सा ले रही है। रेगुलर ट्रुप्स, अब तो वो रेगुलर एक रेजिमेंट बन गई है ना पाकिस्तान आर्मी की। 99 में यानी ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कारगिल हुआ है, उस वक्त वो पैरामिलिट्री थी, लेकिन बाद में फिर अब इसको रेजिमेंट बना दिया गया और ये पूरे पाकिस्तान में है। पहले सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज में होती थी। तो NLI ने इसमें हिस्सा लिया। अप्रैल में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशंस शुरू कर दी थी और अप्रैल के एंड तक ये इन्फिल्ट्रेशंस मुकम्मल कर चुके थे। और होता एक्चुअली ये है कि जो एक अनरिटन कह लें, एक दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि चूँकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे लिविंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो सर्दियों में फिर ये वापस नीचे आ जाते थे, रिजेस से नीचे आ जाते थे। सर्दियां गुजार के फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और अपनी जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इंडियंस ने भी यही किया था। वो एतबार के ऊपर बहुत सी चीज़ें चलती हैं ना, बहुत से दुनिया के ममालिक में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, यानी हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, उसके आगे तुम्हारा है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिज हमारी है, ये तुम्हारी। तो वो इंडियंस जो थे ना वो सर्दियों में पोस्टें अपनी छोड़ के पीछे चले गए। तो इन्होंने अप्रैल में अपने ट्रुप्स भिजवाए और फिर इन्होंने कब्जे कर लिए हुए थे। तो ये 3 मई को इंडिया को पता चला। उनके कुछ जो शेपर्ड्स थे, ये चरवाहों ने कुछ देखा, मूवमेंट देखी और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जाके बताया पीछे